Today I am going to discuss video of introduction 3. See the very important video. Total number of relations. Let A and B be two non-empty finite sets consisting M and N elements. आपके पास दो non-empty सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं, जिसमें A में M एलिमेंट है और B में आपके N एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली. देन एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B. मेरी बात को ध्यान से समझिएगा. जब आप A क्रॉस B करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट आ जाएगा. उसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं. मान लीजिए एक सेट है आपका 1, 2 और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है 3, 4, 5. जब आप इसका A क्रॉस B करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5 ये आएगा. इसमें यानी कि A क्रॉस B में कितने नंबर होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? जितने यहाँ पर हैं A में कितने हैं? M या 2, यहाँ पर 3, 2 into 3 6. तो A क्रॉस B में 6 होंगे. ये 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं. अब जैसे आप लोग सेट में काम करते हैं कि अगर जैसे कोई सेट दिया होता है और अगर आपसे मैं पूछता हूँ सबसेट क्या होंगे तो आप बताते हो कि सर 2 की पावर n फार्मूला होता है. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है. समझ लीजिए ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे, उसको आप बोलेंगे सर 2 की पावर 6 बोलेंगे आप. 3 2 6, 2 की पावर 6, क्योंकि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं? 6 हैं. यानी कि 2 की पावर, ये जो फार्मूला हो जाएगा ये आपका 2 की पावर m into n बन जाएगा आपका. तो बहुत ध्यान से समझना है. यानी कि A क्रॉस B के जब आप सबसेट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें एक उसमें क्या कहते हैं एम्प्टी रिलेशन होगा. जैसे आप लोग कोई सेट सिंपल सेट होता था. जैसे मान लीजिए ये एक सेट है. अगर मैं आपसे कहूं कि इसके सबसेट क्या होंगे तो आप बोलेंगे सर इसके सबसेट होंगे 4. क्या होंगे? एक तो 5 होगा. तो जो 5 होगा वो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे रिलेशन के सेंस में क्या होगा? 5 वो आपका एम्प्टी रिलेशन होगा. अगर मैं आपसे इस केवल सेट A का सबसेट पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे? 5. फिर आप बोलेंगे इस तरीके से आप लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 1, 2. ये केवल सेट A का है. सेट A के सबसेट हैं ये. बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं A क्रॉस B के सबसेट निकालता हूं तो जाहिर सी बात है आपका 5 आएगा. फिर हो सकता हो आप इनको बना के लिख लो, फिर हो सकता हो इनको बना के लिख लो, फिर आप इनको बना के लिख लो, फिर इनको बना के लिख लो, फिर इनको बना के लिख लो. इस तरीके से बहुत सारे आपके रिलेशन आएंगे. यही वो कह रहा है कि let A and B be two non-empty finite set consisting M and N elements respectively, then every subset of. अब A क्रॉस B का अभी तक आपने बात सीखी थी कि किसी सिंपल सेट का सबसेट निकालना. अब आप A क्रॉस B, जो आपका A क्रॉस B सेट आया है ऑर्डर्ड पेयर में, उसका सबसेट आपको निकालना है. तो वही कह रहा है कि then every subset of A क्रॉस B defines a relation. अगर आप इस A क्रॉस B के सबसेट बनाएंगे तो जो भी चीजें आएंगी हमारे पास वो आपके रिलेशंस होंगे. और अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा तो आप बोलेंगे 2 to the power mn. अब देखिए ध्यान से यहाँ पे from A to B and every relation from A to B is a subset of A क्रॉस B. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एक पूरा सेट है तो ये भी आपका एक रिलेशन होगा. ठीक है. तो ये अगर एक तो 5 होगा और एक आपका ये पूरा सेट भी एक सबसेट होगा. तो इसी को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं. अगर मैं यहाँ पे सेट A के सेंस में बात करता हूँ तो ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा और ये आपका क्या होगा? ये आपका एम्प्टी सेट होगा. बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ रिलेशन के सेंस में तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन होगा और ये पूरा आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे आप सेट में पढ़ते थे. यहाँ पर वो सेट जो है ऑर्डर्ड पेयर में है तो आपका इस तरीके से आएगा. अब एक क्वेश्चन है, इस इनवर्स रिलेशन को थोड़ा ठीक से समझाने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन था. लेट अ रिलेशन R be defined by
एक आपको रिलेशन दे रखा है 4,5, 1,4, 4,6, 7,6, 3,7, ये आपको एक रिलेशन दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि R ऑफ R इनवर्स निकालिए या R इनवर्स ऑफ R निकालिए। तो इसको समझने के लिए आपको क्या काम करना है, मैंने आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन के चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताया था। आप अब यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ रिलेशन सीखेंगे। अब आप यहाँ पे क्या सीखेंगे, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। पहले मैं R इनवर्स समझा देता हूँ। R इनवर्स क्या होगा, इसके एलिमेंट को उल्टा कर दीजिए, 5, 4, 4,1, 4,1, 6,4, 6,7 और 7,3, ये आपका R इनवर्स होगा। अब आपको क्या काम करना है, जैसे आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में करते थे, जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा होता था g ऑफ f, तो आप स्टार्ट कहाँ से करते थे, यहाँ से करते थे, आप यहाँ से स्टार्ट करते थे। फिर पहले क्या वैल्यू इनपुट हुई x, फिर क्या आया fx और फिर g ऑफ fx, फिर g ऑफ fx आया। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर लगानी है हमें। अब यहाँ पे लिखा है, मैं पहले आपको बताता हूँ R ऑफ R इनवर्स का आंसर। मैं आपको R ऑफ R इनवर्स का आंसर बताता हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वैसे यहाँ से करेंगे। अब देखिए ध्यान से, x क्या है, 5 है, फिर आपका जो fx होगा वो क्या है, 4 है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं इसकी R ऑफ R इनवर्स की, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है वैसे ही कंपोजिशन ऑफ रिलेशन होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो समझ लीजिए इस R इनवर्स का डोमेन क्या है, 5 है, यानी कि f5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यानी कि R इनवर्स 5 की वैल्यू क्या होगी, 4। अब आप देखिए ये 4 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, जैसे यहाँ पे G4 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप देखिए 5, 4 और फिर 4 की वैल्यू कहाँ आ रही है आपकी, यहाँ आ रही है, यानी कि आपको क्या बन गया, 5,6। आपने 5 रखा, 5 की वैल्यू क्या आई, 4, फिर आपने 4 रखा, 6 आई वैल्यू, तो यानी कि आपका ये डोमेन हो गया और ये आपका कोड डोमेन हो गया। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आते हैं 5,4। अब देखिए और कहीं 4 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 5,5 भी होगा आंसर। ठीक है, और देखिए और कहीं 4 दिख रहा है और कहीं 4 नहीं दिख रहा है। अब इसको पकड़िए 4,1, तो आप क्या काम करिए 4,1। अब देखिए 1 कहीं दिख रहा है ऊपर, 1,4 ये दिख रहा है, तो यानी 4,4 आंसर आ जाएगा। और कहीं देखिए 1 दिख रहा है ऊपर, कहीं नहीं दिख रहा है। फिर आप पकड़िए 6,4 को, 6,4 आपने लिया, ठीक है, 6,4 लिया। अब आप देखिए 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, यानी एक तो 6,5 बनेगा, और देखिए 4 एक 6,6 बनेगा, एक 6,6 बनेगा, और कहीं देखिए 4 कहीं आ रहा नहीं आ रहा है। फिर आइए अब 6,7, तो यहाँ पे 6 लिखा, अब 7 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी 6,6, तो 6,6 तो आ चुका है आपका, उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6,7 और 7,6 हुआ, तो 6,6 तो आ चुका है, और कहीं 7 दिख नहीं रहा है। अब देखिए 7,3 है, तो अगर आपने 7 रखा तो क्या आया, आंसर 3 है, और 3 रख के क्या आएगा, आंसर 7 आएगा। यानी कि अगर आपसे कोई R ऑफ R इनवर्स पूछेगा तो आपका ये सेट आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे R इनवर्स ऑफ R कोई पूछता है, मान लीजिए ये आपसे कोई पूछता है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप ऐसे लिखते हैं G ऑफ F, तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो यहाँ से करेंगे स्टार्ट। अब की बार पकड़ना है R को, अब इसको पकड़ा 4,5। अब देखिए 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी 4,4 आएगा ये तो। ठीक है, ध्यान से समझिए, 4,5 फिर 5,4 यानी 4,4। अब देखिए और कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसको पकड़िए 1,4 को पकड़िए, 1 आपने रखा तो क्या आया, 4 आया। अब देखिए 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 1,1 आएगा आंसर। देखिए 1,4, 4 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है 4,1। अभी इसको पकड़िए 4,6 को, 4 लिया,
अब 6 देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो एक तो होगा आपका 4,4 आ चुका है आपका, और एक आपका 4,7 है, यहाँ पर 4,7 है, 4,4 आ चुका है। अब आप ये आपका हो गया। अब आप इसको पकड़िए 7,6 को, 7,6 को पकड़ा तो क्या आया, 7,4 आया। फिर देखिए और क्या क्या आएगा, 7,7 आएगा, 7,7 लिख लीजिए। और कहीं कुछ आएगा देखिए, और कहीं कुछ नहीं आएगा। अब 3,7 पकड़िए आप, 7 और कहाँ कहाँ आ रहा है, 3,3 आएगा। इस टाइप से आपको कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के बारे में मैंने बताया। फिर से समझ लीजिए, अगर R ऑफ R इनवर्स लिखा है तो आप स्टार्ट R इनवर्स से करेंगे। जैसे आप G ऑफ F होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, वैसे ही कंपोजिशन ऑफ रिलेशन होता है। तो G ऑफ Fx यानी कि आप यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट किया आपने, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो क्या हुआ, x रखा, 5 रखा तो 4 आया। अब आप ये देखिए कि R4 की वैल्यू क्या है, 5 4, फिर देखिए 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। एक तो 5,5 बनेगा, ठीक है। फिर आप देखिए 5,4, 4,5,6 बनेगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग देखेंगे। तो ऐसे R ऑफ R इनवर्स और R इनवर्स ऑफ R का आपका आ जाएगा। लेकिन मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिए, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे लास्ट से आपको एंटर करना है, इधर से एंटर करना है आपको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ R इक्वल टू XY सच दैट XY बिलोंग्स टू Z। आपका Z जो है वो इंटीजर है और x² + y² का जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन इक्वल टू 4 है। इज अ रिलेशन इन Z देन डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका डोमेन है और जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो आपका कोडोमेन है, या रेंज भी बोल सकते हैं आप उसे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने -2 रखा, अगर मैंने -2 रखा x और y 0 रखा तो भी ये वैल्यू 4 के इक्वल होगी। फिर आपने -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो 1 + 0 लेस देन इक्वल टू 4। इस टाइप से आपने देखा कि जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं आपके। अब आपसे पूछा गया है, आप ध्यान से देख लीजिए, जितने भी पेयर मैंने यहां पे बनाए हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो सबके सब आपके इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है डोमेन ऑफ R। तो मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन शो करता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपका कोडोमेन या रेंज बोल लीजिए आप, उसको शो करता है। तो डोमेन ऑफ R क्या होगा, डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा आपका 0 -1 फिर 1 फिर 2 और फिर -2, ये आपका हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, -2 आ रहा है एक तो एलिमेंट, फिर एक -1 आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो यही आपके एलिमेंट आएंगे डोमेन ऑफ R के। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो शो कर रहा है डोमेन को। अब मैं आपको एक अलग चीज समझाता हूं। एक सेट है A, मैं सारे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज आपको समझा रहा हूं। एक सेट है ABC, एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन में इंट्रोडक्शन 1 के चैप्टर में इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी सिमेट्री प्रॉपर्टी और जिसमें आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप ध्यान से जरा रिलेशन R को देखिए, यहां पर देखिए रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ दिख रहा है हमको A, B, C, C। ठीक है बच्चों, अगर मैंने आप लोग को एक बात और समझाता हूं, अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको। A, B, C भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, केवल अगर कोई रिलेशन ऐसे भी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है A, B, और C, अगर केवल इतना भी लिखा है ना तो भी ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये आपका
एक तरीके से मिनिमम इक्विवेलेंस रिलेशन है, सबसे कम से कम। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो रिफ्लेक्सिव है। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये आपका तीनों है। कैसे है? ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी तो रिफ्लेक्सिव दिख ही रहा है मुझे, इसमें सिमेट्री भी दिख रहा है। ए कॉमा ए कॉमा ए मुझे दिख रहा है, बी कॉमा बी कॉमा बी दिख रहा है, सी कॉमा सी दिख रहा है, और मुझे इसमें ट्रांजिटिव भी दिख रहा है। कैसे? अगर ए कॉमा ए लिखा है और ए कॉमा ए लिखा है तो ए कॉमा ए और ए कॉमा ए, तो जब आप इसको ट्रांजिटिव की तरीके से ट्रीट करोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी की तरह अगर आप ट्रीट करोगे तो ए कॉमा ए ही आएगा आपका। तो ये जो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी लिखा है, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और समझाता हूं मैं। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी तो रिफ्लेक्सिव है। अब साथ में मैंने एक एलिमेंट और जोड़ दिया, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। तो अब आप ध्यान से देखिए, ए कॉमा बी कॉमा ए करते तो ये सिमेट्रिक होगा, और ए कॉमा बी कॉमा ए तो इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए आएगा, तो ए कॉमा ए दिख रहा है। यानी कि ये एक आपको आर दे रखा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, और एक रिलेशन एस है, ये भी आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप ध्यान से देखिए, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी अकॉर्डिंग टू द सेट ए। अब की बार मैंने पेयर लिया ए कॉमा सी, तो ये सी कॉमा ए हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैंने दो इक्विवेलेंस रिलेशन लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इन दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन किया जाए, इन दोनों दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन किया जाए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर आप इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। देखिए, जब आप इनका और इनमें क्या करते हैं, आप लेंगे कॉमन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। तो आपका केवल इतनी चीज कॉमन आ जाएगी, ठीक है। समझ गए मेरी बात? यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो क्या होगा? इज ऑल्सो इक्विवेलेंस। लेकिन अगर आप इनका और इनका यूनियन करते हैं, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज नीड नॉट बी इक्विवेलेंस। अगर आप इन दोनों का यूनियन करते हैं तो नीड नॉट बी नेसेसरी यूनियन रिलेशन। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, लेकिन अगर आप इन दोनों का यूनियन करते हैं, आप खुद करके देख लीजिए, इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो आपका वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं आएगा। देखिए कैसे, इसीलिए मैंने लिखा नीड नॉट बी। कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। ए कॉमा बी कॉमा ए। अब की बात जब आपने इनका यूनियन किया, अब ध्यान से समझिएगा, मैं यूनियन की बात आपको समझा रहा हूं। ए कॉमा बी कॉमा ए किया, और आपने ए कॉमा बी, यहां मैं इसमें ही समझा दे रहा हूं आपको। आपने ये एक क्या कर लिया? यूनियन कर लिया। अब आप चेक करिए कि ये आपका आर यूनियन एस जो है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब खुद देखिए ध्यान से, ए कॉमा सी कॉमा ए ठीक आ रहा है, लेकिन ए कॉमा बी कॉमा ए ये भी सही आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिए, ए कॉमा सी। अब आप ध्यान से इसको देखिए, यहां पर देखिए ए कॉमा सी और सी कॉमा ए है। अब यहां पर आप कोशिश करिए कि कहीं भी आपको ट्रांजिटिव दिख रहा है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें ट्रांजिटिव। कहीं भी मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं तो मुझे इसमें सिमेट्रिक दिख रहा है, मुझे इसमें रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, लेकिन मुझे कहीं इसमें ट्रांजिटिव नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आपका ट्रांजिटिव नहीं दिखेगा तो इसका मतलब है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाने की ये है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस, बट द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज नीड नॉट नेसेसरी द इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए ध्यान से, एक चीज और, ये थर्ड प्रॉपर्टी है और याद रखिए, अगर कोई रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A इक्वल टू 1 2 3। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम नंबर, वो कह रहा है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन अभी मैंने आपके सामने बनाया 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ये आपका आ गया सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैंने क्या काम किया इसमें, ये तो ऐसे ही रखा,
अब मैंने यहाँ पर मेरा मन किया मैं यहाँ पे 1,2 को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव था ही था, और ये आपका 1,2 2,1 सिमेट्री भी हो गया, और 1,2 2,1 तो एक 1,1 भी दिख रहा है इसमें। मैंने एक पेयर को इंट्रोड्यूस किया, अब की बार मैंने दूसरा पेयर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। 1,1 2,2 3,3 तो रहेगा ही, अब की बार मैंने 2,3 को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कितने बन गए आपके? 3 बन गए। ठीक है, अब मैंने एक और पेयर को इंट्रोड्यूस कर दिया 1,3 को, 1,1 2,2 3,3 ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब की बार मैंने एक और पेयर को इंट्रोड्यूस कर दिया 1,3 3,1, ये आपका चौथा बन गया। अब पांचवा क्या होगा? पांचवा क्या होगा ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं इन सबको, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? A क्रॉस A। जब आप A क्रॉस A करोगे तो वो मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, सबसे बड़ा। जैसे अगर मैं एक यहां पर देखिए ध्यान से, अब A क्रॉस B कर दीजिए आप इनका, अब यहां पर तो आपको A क्रॉस, यहां पर तो आपके दो सेट थे, तो आपको पता है कि A क्रॉस A करने पर क्या आएगा? यूनिवर्सल रिलेशन आएगा, सबसे बड़ा रिलेशन आएगा। तो सबसे बड़ा रिलेशन आएगा तो वो आपका इक्विवेलेंस होगा। जब आप इसको करेंगे तो 1,1 आएगा, 1,2,2 आएगा, 3,3 आएगा, फिर आपको पता है कि ये तो आएगा ही आएगा। अब आप करेंगे तो 1,2 फिर 2,1, ठीक है, फिर आपका 2,3 3,2 ये लिखेंगे, फिर आपका 1,3 3,1, देखिए 3 3 6 3 9 9 बन गए। ये सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब आप A क्रॉस A करते हैं। आप देख लीजिए इस वाले रिलेशन को भी हमने इक्विवेलेंस बोलेंगे। देखिए 1,2 दिया हुआ है, 2,1 दिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3,2, ठीक है, और 2,1, तो 3,1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो कितने होंगे? यहाँ पे 5 होंगे। बहुत ध्यान से समझना है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इट इज इंटरेस्टिंग एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। देखिए ध्यान से, 1,1 भी एक, जैसे मान लीजिए x रखा तो fx क्या आ गया? 1 आ गया, 2 रखा तो fx क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये एक आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इसको भी तो रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं, मैं इस वाले रिलेशन को भी तो रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं, मैं इस वाले रिलेशन को भी तो रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं, इस वाले रिलेशन को भी तो रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं। तो ये कोई जरूरी नहीं है एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये सब भी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये सब भी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन इसमें जो है 1,2 आ रहा है, इसमें 2,1 आ रहा है, 1 रखने पर 2 आ रहा है। तो ध्यान रखिए एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन तो में ये तो रहेगा, लेकिन और भी जो एलिमेंट है वो भी तो रहते हैं, तो भी तो हम लोग बोल देते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ अ सेट विद 3 एलिमेंट्स इज इक्वल टू, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है कि एक सेट है उसमें केवल 3 एलिमेंट्स है, जैसे मान लीजिए 1,2,3 केवल 3 एलिमेंट है, तो आपको जाहिर सी बात पता है कि इसमें कितने आपके, आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, तो आपको पता है 1,1 2,2 3,3 तो हमेशा हर एक में रहेगा। जैसे यहाँ पर है, आप खुद देख लीजिए 1,1 2,2 3,3 1,1 2,2 3,3 हर एक रिलेशन में इसमें क्या है आपका 1,1 2,2 3,3 इन्वॉल्व है। तो आप कहेंगे सर एक में तो केवल इतना ही है, एक में ये एक्स्ट्रा आ गया है, एक में ये एक्स्ट्रा आ गया है, एक में ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो आपको पता है कि अगर 3 है तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? A क्रॉस B में आपके 9 होंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका 1,2,3 का ही सेट है, मान लीजिए ये आपके 3 एलिमेंट हैं, तो आपके कितने एलिमेंट्स हो गए? आपके 9 हो गए। अब आपको पता है ये 3 तो मस्ट होने ही होने हैं। अब ये 3 तो हमेशा रहने ही रहने हैं, चाहे कोई भी इक्विवेलेंट, चाहे कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, ये 3 तो आपके रहने ही रहने हैं। अब कितने एक्स्ट्रा बचे? आपके 6 बचे। अब आप
आपने देखा कि आपने यहां पर कोई भी इन छह जो एक्स्ट्रा में आया उनमें कोई नहीं लिया। देखिए यहां पर तो 6C0 आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया। फिर आपका मन किया किसी एक को सेलेक्ट करने का तो आपने एक सेलेक्ट कर लिया। आपका मन किया दो सेलेक्ट करने का तो आपने दो सेलेक्ट कर लिया। आपका मन किया तीनों सेलेक्ट करने का, तीन कर लिए। आपने 4 सेलेक्ट करने का मन हुआ तो 6C4 कर लिया, 6C5 कर लिया, 6C6 कर लिया। यानी कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं आप चाहो तो कोई भी सिलेक्ट मत करो, चाहो तो एक करो, चाहो तो दो करो, चाहो 3 करो, चाहो 5 करो, चाहो 6 करो। लेकिन आपका अब आपसे पूछा गया कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, तो आपने ये क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम में ये थ्योरम पढ़ी होगी। NC0 प्लस NC1 प्लस A प्लस NCN का फार्मूला होता है 2 to the power n। यहाँ पर आपका n क्या है 6 है, तो यानी इसका आंसर क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा 2 to the power 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पकड़े हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थैंक यू।